नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये वीडियो बिहार एसआई या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, जिस भी एग्जाम का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि जीके जीएस आते हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे और उससे संबंधित सारे फैक्ट्स हम लोग देखेंगे, जिससे कि उस टॉपिक का रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, तब आप बताइएगा कि वीडियो कैसी है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 235, 338, 245 और 250। तो आप लोग अब एक कॉपी और पेन ले लें और अपना आंसर करते चले और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 250। अब इसके बारे में जानते हैं हम लोग राज्यसभा और उससे संबंधित सारे फैक्ट। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है, जिसे राज्यों का परिषद भी कहते हैं। यह एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके सदस्य हर 2 साल पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 79 संसद का गठन करता है। अनुच्छेद 79 में संसद है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का गठन कब हुआ था? जो झारखंड राज्य है उसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग अपना करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। भारत के सभी राज्यों का गठन 1950 से लेकर 2014 के बीच अलग अलग अधिनियम और पुनर्गठन प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सबसे पहला जो राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश, 1 नवंबर 1953 को तेलुगु भाषी क्षेत्रों के आधार पर। यह भारत का पहला भाषाई राज्य बना था। भारत का जब क्वेश्चन पूछे कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना था, उसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से अलग होकर बने थे। महाराष्ट्र और गुजरात। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग होकर गठित हुआ था। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को असम से अलग होकर गठित हुआ था। वही हरियाणा 1966 में पंजाब राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करके बनाया गया था। तो हरियाणा पंजाब राज्य से अलग हुआ था। वही हिमाचल प्रदेश 1971 में पूर्ण राज्य की दर्जा मिला था। सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। झारखंड और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। झारखंड और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। वही तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति जो शासन लगता है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 356। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार देता है कि यदि भारत की सुरक्षा, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरे में है तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। यह आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया जाता है। इसकी घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक है। इसे संसद के दोनों सदनों से 30 दिनों के भीतर अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राज्य आपातकाल। इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। यह तब लागू होता है जब किसी राज्य के संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाता है। यह तब लागू होता है जब किसी भी राज्य का विधानसभा भंग हो जाता है, तब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। यह किसी भी वित्तीय संकट के कारण लागू किया जा सकता है। यह किसी भी वित्तीय संकट के कारण लागू किया जा सकता है। भारत में यह कभी भी लागू नहीं किया गया। भारत में यह कभी लागू नहीं किया गया। अभी तक वित्तीय आपात भारत में कभी लागू नहीं हुआ है। आपातकाल के दौरान होने वाले मुख्य प्रभाव, जब आपातकाल लगते हैं तो उस टाइम होने वाले मुख्य प्रभाव हम लोग देखेंगे। केंद्र की शक्ति में वृद्धि। जब आपातकाल लगता है तो केंद्र की शक्ति में वृद्धि हो जाता है। केंद्र सरकार राज्यों पर अधिक नियंत्रण हासिल कर लेती है। मौलिक अधिकारों का निलंबन। जब आपातकाल लगते हैं तो कुछ मौलिक अधिकार का भी निलंबन किया जाता है। कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो 20 और 21 मौलिक अधिकार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। ये प्रश्न आता है कि आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाता है? तो 20 और 21, 20 और 21 ध्यान रखना है। 20 और 21, 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लोकसभा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सरकार का एक कार्यकारी अंग है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। इसे ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है और यह सरकार की नीतियों और निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री जो होते हैं, मंत्री, ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, ये चीज भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 74 यह राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन का वर्णन करता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आता है। ये चीज ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 75 यह मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, वेतन और सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति जैसे अन्य प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय या उपयुक्त में से दोनों, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त में से दोनों, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार अब हम लोग देखेंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रोकता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी घूमने और बसने की स्वतंत्रता और किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। इसमें मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम पर रोक लगाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का स्वतंत्रता देता है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत है। अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। न्यायालय 5 प्रकार का रीट जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, तो 7वां था संपत्ति का अधिकार, जिसको निरस्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया।
और उसको 300 के ए में जोड़ दिया गया। ये चीज भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी हम लोग 6 मौलिक अधिकार देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखो भाई, कौन सुमेलित नहीं है? संघीय समिति, क्या संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे? या प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, संचालन समिति के.एम. मुंशी, राज के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें से कौन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी नहीं थे। अब सभी समिति के अध्यक्ष हम लोग देख लेते हैं। ठीक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अपरिचित क्षेत्रों की परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया के नियमों पर समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, हाउस कमेटी बी पटाभी सीतारमैया, क्रेडेंशियल समिति अलादी कृष्णम अय्यारी, मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति जेबी कृपलानी, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा पर कब हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950। इसका आंसर हो जाएगा डी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्य हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा भारत का संविधान सभा भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित की गई एक विशेष निकाय थी, जिसकी पहली बैठक 9 ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसे कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया था और इसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति काम किया था। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? क्या एक दलीय है, बहुदलीय है, द्विदलीय है या फिर बहुदलीय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहुदलीय। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों तरह के कई राजनीतिक दल शामिल हैं। यह व्यवस्था विभिन्न विचारधाराओं और क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है और चुनाव परिणामों के आधार पर भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दलों को मान्यता देता है। किसी भी एक दल को बहुमत न मिलने पर गठबंधन सरकारें बनती है। भारत की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जिसका स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 7 नवंबर 1964। आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन के सदस्य को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? किसी संगठन के सदस्य को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? ए, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता, बी, सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने पर, सी, सार्वजनिक जुलूस निकालने पर, डी, निरायुध सम्मेलन करने पर। क्या आंसर हो जाएगा? ए, राष्ट्र की एकता और संप्रभुता को भंग करने पर किसी संगठन के सदस्य को राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें वाक्य की स्वतंत्रता, सभा व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में यातायात, निवास, व्यवसाय एवं नौकरी करने की स्वतंत्रता दिया गया है। भारत से अलग होकर एक राष्ट्र बनने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। भारत को कोई राज्य अपने को संप्रभु घोषित नहीं कर सकता है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में वास करती है, जिसका प्रयोग संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? आर्थिक स्वतंत्रता, सॉरी वर्णन नहीं है, ये बताना है। आर्थिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में उद्देशिका का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका जो है, उद्देशिका का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अब भारतीय संविधान में प्रस्तावना यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। संविधान सभा में प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। संविधान में प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। ध्यान रखना है, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समानता। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना में प्रतिष्ठित और अवसर का सामान्य उल्लेख है। प्रस्तावना का उद्देशिका कहते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? मल्होत्रा समिति, रेखीय समिति, बलवंत राय मेहता समिति, समिति देशमुख यानी कि देशमुख समिति। तो कौन होगा पंचायती राज से संबंधित समिति? क्या मल्होत्रा समिति होगा, या रेखीय समिति, या बलवंत राय मेहता समिति, या देशमुख समिति? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बलवंत राय मेहता समिति। तो अब हम लोग पंचायती राज के बारे में जानेंगे। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ के तहत वर्णित है, जिसे 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसको 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी, और इस संशोधन ने संविधान में 11वीं सूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के कार्यों से संबंधित 29 विषय सूचीबद्ध है। प्रमुख अनुच्छेद और उनके प्रावधान, पंचायती राज से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद और उनके प्रावधान हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 243, इनमें पंचायत की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 के बी, पंचायत के गठन का प्रावधान है, जो राज्य की जनसंख्या के आधार पर त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय हो सकता है। अनुच्छेद 243 के सी, पंचायतों के संरचना के बारे में बताता है। अनुच्छेद 243 के डी, स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण शामिल है। ये वाला महत्वपूर्ण है, आरक्षण पूछ देता है। तो अनुच्छेद 243 के डी में आरक्षण की व्यवस्था की गई, इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 243 के ई में पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 के जी में पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व को दर्शाता है। अनुच्छेद 243 एच, पंचायतों को कर लगाने और फीस वसूलने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 243 के आई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? सरकारिया समिति, संथानन समिति, नियोगी समिति, या राजमनार समिति? सरकारिया समिति, संथानन समिति, नियोगी समिति, या फिर राजमन्नार आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरकारिया समिति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्य परिषद का गठन किया गया था। तो राज्य परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में किया गया है। योगी समिति का गठन ईसाई मशीनरी की गतिविधियों पर किया गया था। योगी समिति का गठन ईसाई मशीनरी की गतिविधियों पर किया गया था। के संथानन समिति का गठन 1962 ईस्वी में हुआ था। के संथानन समिति का गठन 1962 ईस्वी में हुआ था। सतवाना समिति के रिपोर्ट पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया था। राजमन्नार आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर 22 दिसंबर 1969 को किया गया था। राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी। राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी। संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, प्रांतों की श्रेष्ठता, केंद्र और राज्य में समानता, डी शक्तियों का एकत्रीकरण। उत्तर ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय सरकार का प्रावधान किया गया। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक या भारी विवाद का विषय है। भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक यह भारी विवाद का विषय है। ठीक, इसको कंफर्म नहीं बोला जा सकता है कि भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक। ठीक, इसको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार का लक्षण विद्यमान है। भारत संविधान की सामान्य विशेषता संघात्मक प्रवृत्ति है। भारतीय संविधान को डी बसु ने संघात्मक एकात्मक का मिश्रण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका जिसको कि प्रस्तावना कहा जाता है, इसमें धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? क्या 42वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 46वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 78वें संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। 23 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में हम लोग जानेंगे। इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान के कई बदलाव किए। संविधान संशोधन 42 के तहत बहुत बदलाव किए गए थे। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जिसके लिए अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। ठीक, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा देता है। 61वां संशोधन 1988 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की आयु 21 वर्ष था उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 103वां संविधान संशोधन जो कि 219 में हुआ था, इसने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया। जो EWS के लिए संशोधन हुआ था, ये ध्यान रखना है, 103वां संशोधन था, 2019 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई और नवी अनुसूची जोड़ी गई। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अनुच्छेद 21 के ए के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 101वां संविधान संशोधन 216 में हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य विधायिका में धन विधेयक को लेकर किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक का परिभाषा 110 में वर्णित है। राज्य विधायिका में धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्निर्वाचन हेतु नहीं लौटा सकती है। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल का उल्लेख है। जो दल बदल व्यवस्था है वो किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 5वीं अनुसूची? इसका आंसर हो जाएगा बी, 10वीं अनुसूची। अब सभी अनुसूची हम लोग देख लेते हैं। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रदान करती है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। आठवीं अनुसूची भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है, जिससे वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। आठवीं अनुसूची में अभी 22 भाषाएं शामिल है। नवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों की न्यायिक समीक्षा को से सुरक्षा प्रदान करती है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, जिसमें 29 विषय शामिल है और यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें 18 विषय शामिल है और यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां था। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। 11वीं और 12वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। संविधान संशोधन 368 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन के लिए रोक सकता है? 2 दिन, 12 दिन, 30 दिन, 14 दिन? आंसर हो जाएगा डी, 14 दिन। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 209 में है। धन विधेयक की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती है। धन विधेयक, ये क्वेश्चन आता है किस पर संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती है? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकार भंग हो जाती है। धन विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकार भंग हो जाती है। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? 1971,
1967, 1968 या 1972? इसका आंसर हो जाएगा सी 1968। पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल के गठन की अनुशंसा की थी। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल थे, ये चीज ध्यान रखना है। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल थे। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में किया गया था। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 26? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इसमें 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 24 में बालकों को कारखाना में नियोजित किए जाने पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धर्म के प्रबंध का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों को निर्वहन कर सकता है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65? कैंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। जो महान्यायवादी होते हैं भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 के तहत किया जाता है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होता है, यानी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। संसद में भागीदारी, वे संसद के दोनों सदनों या संयुक्त सत्रों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। अन्य अधिकार, उन्हें संसद के सदस्य के समान विशेष अधिकार प्राप्त है। पूर्व महान्यायवादी के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी थे। वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। वर्तमान में जो महान्यायवादी है आर वेंकट रमनी है, और इनसे पहले के वेणुगोपाल थे जो 15वें महान्यायवादी थे, और वर्तमान वाले 16वें महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों किससे दी गई थी? यहाँ पे दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपाल को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गवर्नर जनरल को। अखिल भारतीय संघ प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किया गया। हालांकि यह कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। तो 1935 का अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का स्थापना किया गया था। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रांतीय स्तर पर द्वंद्व शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। केंद्र में द्वंद्व शासन लगाया गया, यानी केंद्र में द्वंद्व शासन की व्यवस्था की गई जिसमें विषयों को आरक्षित कर और हस्तांतरित भागों में बांटा गया था। हालांकि यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। द्विसदनीय विधायिका
11 में 6 प्रांत 11 में से 6 प्रांत बंबई, बंगाल, असम, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधायिका, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन की स्थापना की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया। संघीय न्यायालय, केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों को निपटारा के लिए दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक, देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये सब 1935 के अधिनियम के तहत ये सारी चीज हुई थी। मताधिकार में वृद्धि, मताधिकार का विस्तार किया गया जिससे लगभग 10% आबादी को मतदान का अधिकार मिला। भारतीय परिषद का अंत 1858 के तहत भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और राज्य सचिव को सलाहकारों के एक टीम दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय या फिर महात्मा गांधी? आंसर हो जाए इसका सी, एम.एन. राय। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राय थे और बी.आर. अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या विभाजन के बाद 299 रह गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों में 229 और देशी रियासतों में 70 सदस्य थे। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी यानी कि एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सलाह समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघीय संविधान और संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ए, अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली या सामूहिक मंत्रिमंडल? इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। तो अब हम संवैधानिक स्रोत कुछ देखेंगे हम लोग। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और कानून के शासन जैसी व्यवस्थाएं ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता इसके प्रमुख स्रोत हैं। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, न्याय और समानता के शब्द। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, न्याय और समानता के शब्द। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कनाडा से संघात्मक प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना। जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। ये सारी चीजें जर्मनी से ली गई थी। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया था। रूस, मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, जो प्रस्तावना में सामाजिक शब्द है उसको रूस से लिया गया था। आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगरपालिका से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग नगरपालिका से संबंधित है? 6 या भाग 7 या भाग 8 या फिर भाग 9 के ए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 9 के ए। भाग 9 के ए यह नगरपालिकाओं से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक शामिल है। अनुच्छेद 243 के क्यू, ये जो भाग 9 के ए में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उन लोग हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 के क्यू में नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के यू में नगरपालिकाओं की अवधि 5 वर्ष का उल्लेख करता है।
अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 जेड के में नगर पालिकाओं के चुनाव के संबंध प्रावधान करता है। 12वीं अनुसूची जो नगर पालिका है, ये 12वीं अनुसूची में, ठीक, इसमें नगर पालिकाओं के कामकाज से संबंधित कुल 18 विषय शामिल है। इन विषयों पर नगर पालिका को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में जो वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 8, 10, 12, 14। मूल में तो 8 था, तो अभी 12 हो जाएगा। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी जो संवैधानिक पद है उनके वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और परिलब्धियां का वर्णन है। तीसरी अनुसूची में केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रतिज्ञान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। सातवीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के माध्यम से संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। आठवीं अनुसूची में सभी आधिकारिक भाषा का प्रावधान है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 112? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान। अब कुछ महत्वपूर्ण हम लोग अनुच्छेद देखेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राज्य के लिए मंत्रिपरिषद 163 और केंद्र के लिए मंत्रिपरिषद 74। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और मौजूदा राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 10 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 वार्षिक बजट यानी बजट अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 51 के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 243 हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 248। अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित भारतीय संविधान अनुच्छेद 248 है। यह अनुच्छेद संसद को उन विषयों पर कानून बनाने का विशेष शक्ति देता है जो संघ सूची और राज्य सूची या समवर्ती सूची शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता या उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया था जो कि एकल नागरिकता था। भारतीय नागरिकता संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में परिभाषित है। भारतीय नागरिकता संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 में परिभाषित है, जबकि नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने और रद्द करने के तरीके बताता है। नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्रकृतिकरण या क्षेत्र के समावेश से प्राप्त की जा सकती है। इसे नागरिकता का त्याग करने, समाप्ति और नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान द्वारा रद्द किया जा सकता है।
अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है, जिसका उपयोग नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया गया था। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या नैसर्गिक अधिकार है या फिर वैधानिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में मौलिक अधिकार से इसको विधि का अधिकार बना दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 के ए में एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। यह मूल रूप से भाग 3 में अनुच्छेद 9 के ए और अनुच्छेद 31 में मौजूद था। तो हम लोगों का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।